का बेबाक न्यूज एंड कौशाम्बी लाइव में आज हम लोग खास बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ खड़े हमारे छोटे भाई अमन त्रिपाठी। अगर अमन त्रिपाठी की बात की जाए तो कौशाम्बी लाइव कौशाम्बी लाइव चैनल के संपादक हैं और कौशाम्बी जनपद में वरिष्ठ, तेज तर्रार, हर तरह के एक जानकार। अगर बात किया जाए इनकी विशेषताओं की तो ये अनमोल है। बिल्कुल इनकी पत्रकारिता के हमें कहीं पे किसी को प्रमाण नहीं देना है, क्योंकि जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, जो भी देखते हैं डंके की चोट पे देखते हैं आप लोग। और इनकी जितनी भी वीडियो आप लोगों ने देखी है, आप देख लीजिए 19 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, सारी मिलियंस में अगर लोग इतने ज़्यादा व्यूअरशिप है अमन जी के पास, छोटा भाई हमारा, गर्व की बात है, हमें सीना ठोक के कहता हूँ छोटा भाई हमारा, अगर इतने ज़्यादा व्यूअरशिप है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इनके लिए दिल में जगह है। तो आज हमारे साथ अमन त्रिपाठी जी मौजूद हैं और अमन त्रिपाठी जी से हम एकदम खास बातचीत करेंगे, क्योंकि राजनीति है उसने कौशाम्बी जनपद में भूचाल मचा दिया है। अभी तक कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन कल से कयास खत्म हो गए हैं। विनोद सोनकर जी को जैसे ही कौशाम्बी से तिवारा प्रत्याशी बनाया गया, वैसे ही यहाँ से कयासों का बाजार खत्म हो गया। लेकिन एक गली गली, गांव गांव जाने वाला पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, एक के साथ दो, इनकी राय क्या होती है वो आज हम आप लोगों को लाइव दिखाने पड़ लगे हैं। तो स्वागत है आपका अमन जी, सबसे पहले बेबाक न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तारीफ कुछ ज़्यादा कर दी। आप बड़े भाई हैं और बड़ी खुशी है। आपका जो अंदाज़ है बेबाक, आपका चैनल का नाम भी है, और आप जो बेबाक अंदाज में बोलते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे मेला हो, कुश्ती हो, चाहे आपका जिस भी आप टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाते हैं, खबर बनाते हैं, बड़ा ही बेबाक अंदाज होता है आपका। और जब आपकी नसें ये फूलती हैं जब आप बोलते हैं तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है। बहुत आपके फ़ैन हैं। और आज हम आप बातचीत कर रहे हैं यहाँ राजनीति की। बहुत अच्छा लगा, आपने मौका दिया, यह अवसर आपने प्रदान किया। धन्यवाद, आपने हमारी प्रशंसा की, लेकिन एक बात आपने अभी कही कि कुछ ज़्यादा हमने आपका वो कर दिया। जी बिल्कुल। तो मैं आपकी बात का खंडन करना चाहूँगा। खंडन करने का विशेष वजह है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, अपने संस्कारों में पढ़ा है कि विद्वान सर्वते पूज्यते। जो विद्वान होते हैं वो सर्वते पूजे, हर जगह पूजे जाते हैं। आप विद्वान है, श्रेष्ठ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल उसमें कोई बट नहीं है। जो अच्छा करेगा वो योग्यता के पात्र है। आप थे, हमने कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, ये आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं होता, ये कर्म है आपके, इसमें हमारा कोई एहसान नहीं। आपको जनता पसंद करती है, लोग पसंद करते हैं, एक साथ दो चैनल लाइव कर रहे हैं, दोनों पसंद है। अब हम बात करेंगे यहाँ की राजनीति की। हम लोग दुनिया से सवाल करते हैं, लेकिन हम लोगों से सवाल कोई नहीं करता। तो आज हम लोग आपस में एक दूसरे से सवाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे से सवाल करेंगे तो बात का खंडन होगा, चर्चाएं करेंगे। जी, क्या लग रहा है विनोद सोनकर जी को तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक भरोसा जताया है और उनको तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। कल उसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई है। आज वह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने कौशाम्बी आ रहे हैं। लहदरी से स्वागत उनका शुरू हो रहा है और फिर माँ शीतला का दर्शन करेंगे, देवीगंज में अन्य तमाम कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। मतलब आज से बिल्कुल पूरी तरीके से तीसरी बार उन्होंने बजा दिया है। लेकिन चूँकि इन्होंने जो पहला इनका 5 साल का जो समय था वो तो काफ़ी ठीक रहा, लेकिन जब दूसरी बार यह बने तो इनके कुछ बयान रहे जो खूब वायरल हुए। जैसे इन्होंने एक सिया सुन्नी वाला बयान दिया था। उसके बाद इन्होंने एक टीवी डिबेट पे, समझिए जहाँ लाइव चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने कहा एक जाति घी देत ऐसा, घी देत है। तो ऐसा इन्होंने एक अपना बयान दिया था। उसके बाद हम जब कभी गली में या किसी गांव में जाते हैं जहां बहुत पिछड़ा एरिया है, बहुत वीडियो हमारी पड़ी है, आप देख सकते हैं, वहां पे जब हम पूछते हैं क्या आपके गांव में कभी सांसद जी आए हैं, 2 बार से हैं, 10 साल हो गया उनको सांसद रहते हुए, तो हमेशा जवाब 80-90% यही था, नहीं भैया हमारे गाँव नहीं आए। या कभी कोई कहता भी है तो कहते भैया आए हैं तो हमारे एक लोग के घर आते हैं, वहीं से चले जाते हैं। मतलब एक जो ठेका वाला सिस्टम है कि वोटरों का ठेका है उनके पास, उन्हीं के पास आते हैं, मिला के चले जाते हैं। तो ये इनका जो तरीका था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक है कहीं ना कहीं नाराज़ है, चूँकि इनके बयान और इस तरह से जो फील्ड पे ना रहना, पहले भी इनका नाम हुटरबाज सांसद रखा गया था, तो ये इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा कहीं इनके चुनाव में दिक्कत ला सकती है। वहीं सबसे बड़ी एक वजह यह है कि जिस तरीके से
अभी जब विधानसभा 2022 के चुनाव में माननीय डिप्टी सीएम जी यहाँ से प्रत्याशी थे सिराथू से और चुनाव लड़ रहे थे, तो वो उनको हार का सामना करना पड़ा। तो मैंने एक मौर्य समाज के एक व्यक्ति थे, किसान थे, मैंने उनसे एक ऐसे पूछा था कि इस बार क्या होगा लोकसभा चुनाव में यहाँ कौशाम्बी में। तो उन्होंने कहा कि हम तो उनकी खटिया खड़ी कर देंगे। वीडियो है, पड़ी है, प्रूफ के साथ है। मौर्य थे वो, और उन्होंने कहा हम उनकी खटिया खड़ी कर देंगे इस बार। हमने कहा क्यों, ऐसा आप क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जब वो हमारे केशव भैया के नहीं हुए तो हम उनके कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे भी चैनल पे कई लोगों ने कहा। तो जब इस तरह की मानसिकता है मौर्य समाज के अंदर, और जो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जो ठाकुर हैं, उनको आपने पहले ही उनकी आपने सिया सुन्नी से उनको बना ही दिया आपने। नहीं, अगर सवाल एक और करेंगे यहाँ पे, अभी हम थोड़ी देर आपकी बात को विराम देना चाहेंगे। आप भी एक पत्रकारिता से परे बात करते हैं, इस आईडी से परे बात करते हैं हम दोनों भाई। आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, और जैसा कि इनका एक बयान था, सैयद हसन पठारी, सैयद पठान और अंसारी, अंसारी यानी कि जुलाहा, इसमें ब्राह्मण को लपेटा गया था। तो आपको वो बयान इनका कैसा लगा था? देखिए, हम तो सबसे बड़ा हमारा धर्म जाति तो पत्रकारिता है, उससे तो खैर उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। चूँकि जब हम समाज सेवा में हैं तो हमको जात धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अन्य ब्राह्मण समाज की चर्चाएं हम सुनते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लोग आहत हुए हैं उनके उस बयान से। वजह यह है कि अपने आप को आप श्रेष्ठ बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप चौरसिया हैं या आप नेता हैं या आप सोनकर हैं, आपकी बिरादरी श्रेष्ठ है सबसे, ये तो चलता है। अब अपने आप को तारीफ कर रहे हैं, अपनी बता रहे हैं अच्छा ही, लेकिन आप दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को अच्छा बताएंगे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं। चूँकि उनके पूरे बयान में यही था कि जिस बिरादरी के वो हैं, उन्होंने कहा था वो धर्म परिवर्तन नहीं किए, बाकी सब ने किया, और कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, वो अपने हिसाब से उनकी कैटेगरी बता रहे थे। तो अपनी तारीफ़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को श्रेष्ठ बताना, ये मेरे ख्याल से गलत बात है, और इससे बहुत लोग आहत हुए हैं। मैं आपकी व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ, कितना आहत हुए थे आप? देखिए, मैंने बताया ना कि मैं से आप हैं, पत्रकार हैं। अब हम लोग जात धर्म से परे हैं, हमें केवल अपने देश के संविधान को बचा के रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन का ही इस देश में पालन हो, वही हमारी सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी है। चलिए, ये बात हम ख़त्म कर देते हैं कि क्या वो बयान हुआ। बयान के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, तो क्या ब्राह्मण समाज के लोगों में क्या गिले शिकवे मिट गए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं, चूँकि इस तरह की चर्चा अभी भी है, बड़ा आक्रोश है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कुछ लोग भले ही माफ़ कर दिए होंगे, कुछ लोग अभी भी गुस्सा होंगे। निश्चित तौर पे उनके इस बयान से उन्हें इस चुनाव में नुकसान होने वाला है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे इसी चैनल की आईडी पे लोगों ने ये बोला कि विनोद सोनकर जी का जब माफ़ी मांगने का प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि मूस मार के गोबर सुखाने वाला काम हुआ है। हाँ, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, और ऐसा है, जब आपको ऐसा था तो आप एक सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको इतनी ढेर सारे वोट मिले हैं, आप कुछ बोलते हैं उसका बहुत बड़ा जनता में उसका असर होता है, उसकी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। आपने वहाँ बड़े कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे थे, कोई ऐसा नहीं कि झटके से आप बोल गए हैं। झटके से बोल जाना तो वो चलो माफ़ी के लिए होता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, तालियां बज रही थी, आप बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और आपने इसी तरह से टीवी डिबेट में भी आपने बोला था, वहाँ भी आप बहुत हंस रहे थे, मैं उस वीडियो क्लिप को देखा था। तो ये माफ़ी वहाँ मांगा जा सकता है जहाँ पे गलती हमसे अनजाने में हुई हो, तो वो तो माफ़ी होती है। लेकिन एक बार अमन जी, एक बार सैयद पठान अंसारी और दूसरी बात घीवदेव बामन नरिया, कहीं आपको लगता नहीं है कि कुछ लोग तो मुझसे ये भी कह रहे थे, अगर सूत्र लगा के कहेंगे कि ये लगातार ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि उसमें बयान में सभी थे, पूरा सामान्य वर्ग में वैश्य और ब्राह्मण ठाकुर, जो उन्होंने कहा था कि जो है इस तरीके जो बयान दिए थे, कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चर्चाएं हैं। अब देखते हैं चुनाव में क्या होगा। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इंतज़ार कर रही थी समाजवादी पार्टी। नहीं, यही बात ही थी, लगता नहीं है। और अब जैसे कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, तो मुझे लगता है किसी भी मिनट, किसी भी पल सपा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसका प्रत्याशी की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है अमन जी की राजा भैया यानी कि जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी में कुछ चर्चाएं चल रही, हो सकता है गठबंधन हो जाए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसी खबरें हमने भी देखी हैं, सुनी है कि नरेश उत्तम जी पहले भी आए थे, शायद कल फिर उनसे बातचीत हुई है।
निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है क्योंकि पुराने हैं वो, और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा कौशाम्बी में। लोग तो कह रहे हैं कि अगर जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो विनोद सोनकर जी की सीट खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, मैंने वैसे भी उनका विरोध बहुत ज़्यादा है। दरअसल जो 2 विधानसभा सीट कौशाम्बी लोकसभा में है प्रतापगढ़ जिले की, ठीक है, कुंडा और बाबागंज, वहाँ पे तो आप जान ही रहे हो कि किसका वर्चस्व है। और राजा भैया का वर्चस्व। तो 2 उधर हो गई, 3 इधर है, और अगर 3 में इधर भी काफ़ी हद तक वोटें बढ़ गई तो फिर मैंने कहा ना कि बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। और अगर लोग जिस तरह से आक्रोशित हैं, मैंने कल भी जैसे ही इनका टिकट फाइनल हुआ सैनी बस अड्डे में मैंने बाइट लिया 1-2 लोगों का, दोनों लोगों ने यही बताया कि टिकट बहुत गलत दे दिया है भाजपा ने, और अब विधानसभा चुनाव की तरह कौशाम्बी में इस बार भी हो। जैसा कि अमन जी देखा जाए तो विनोद सोनकर जी जिस हिसाब से सांसद थे, 5 की 5 विधानसभाएं सीटें हार गई, 3 कौशाम्बी की, 2 प्रतापगढ़ की। तो कहीं ना कहीं लोग इन पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इनके रहते हुए, एक सांसद के रहते हुए 5 की 5 विधानसभाएं चली गई, भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं देने वाली। ऐसे ही तमाम चर्चाएं चल रही थी। अचानक से विनोद सोनकर जी आ गए, भारतीय जनता पार्टी पे इनको पूरा भरोसा जता दिया। क्या लग रहा है कि आखिर यहाँ की कोई राजनीति में कुछ उथल पुथल हो रही क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ कोई समझ नहीं पाएगा। जब यहाँ पे केशव जी हारे, उसके बाद भी उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, हारने के बाद भी बना दिया गया। बिल्कुल। किसी ने उम्मीद नहीं की थी बिल्कुल कि चूंकि ये हार गए हैं और इतने बड़े नेता हैं, अपने गृह विधानसभा से हार गए तो इनको डिप्टी सीएम, लेकिन फिर भी बना दिया गया। तो वैसे यहाँ पर 5 विधानसभा में चुनाव में हारी सीटें, उसके बाद भी इनको भाजपा ने टिकट दे दिया। तो ये भाजपा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुकाबला कैसा होगा आपकी तरफ से? बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी ये है कि समाजवादी यानी जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो कौन होगा। अभी सबसे बड़ी बात तो इस पे है, चूंकि एक टिकट तो फाइनल है। सूत्र बता रहे कि अभी तक इंद्रजीत सरोज और उनके लड़के का नाम चल रहा था, पुष्पेंद्र सरोज जी का, लेकिन अब अचानक से जो है क्या कहते हैं, कल की राजनीति, सूत्र जो बता रहे हैं कि कल की राजनीति पलटी और राजा भैया से गठबंधन हो रहा है। देखिए, हर पल उठापटक शुरू से चल रही थी। यहाँ बीच में वाचस्पति जी आए, बड़ी होल्डिंग, बड़ी बैनर लगाए। उसके बाद यहाँ पर जितेंद्र सोनकर की भी मैंने होल्डिंग देखी थी। यहाँ पर तमाम ऐसे कद्दावर नेता जो आए, और तब लेकिन टिकट फिर अंत में मिला विनोद सोनकर जी को हुई। अब इसी तरह इंडिया गठबंधन में भी है, आप सही कह रहे हैं, मतेश चंद्र सोनकर पूर्व मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है, और इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। उधर अगर गठबंधन की बात करें लोग जनसत्ता दल से और सपा से, तो उसमें सबसे अच्छी छवि वाले अगर इसमें बात करें, शैलेंद्र जो है सरोज जी हैं, उनका भी अच्छा खासा नाम चल रहा है। अब देखिए किसको प्रत्याशी बनाते हैं। अगर अमन जी बात करें तो ग्राउंड जीरो पे देखिए 24 घंटा, यानी कि ज़्यादातर आप भी ग्राउंड जीरो पे रहते हैं और ग्राउंड जीरो पे हम भी। हम लोग एक ऐसे हैं यूट्यूबर पे, मतलब हर तरह की पत्रकारिता करते हैं, हम लोग का प्लेटफॉर्म है पत्रकारिता। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, जिस इंसान के पास कोई नहीं पहुंचता उसके पास भी पहुंचते हैं और उसकी भी बात सुनते हैं। तो जो ग्राउंड पे जीरो पे जाने पर आपको क्या लग रहा है, विनोद सोनकर जी की छवि उनके लिए कैसी होगी? मैंने बताया ना कि 2 बार से हैं और अपेक्षाएँ लोगों की बहुत थी, जिस पे शायद ये कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। तो अब ये है कि इनको पब्लिक को मनाना है। अब ये किस तरीके से मना पाते हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं, वो उनकी कार्यशैली पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है, जो मैंने कल लोगों से बातचीत की और बाइट ली, तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं और भाजपा के टिकट की जो है गलत टिकट देने की बात कह रहे हैं भैया कि ऐसा तो नहीं कि खेला हो जाएगा इनके साथ। खेला के लिए कौशाम्बी की कला जग जाहिर है, आप लोगों को पता है। बता दूं मैं, दोनों 3 चैनल इतनी समय चल रहे हैं, तो कौशाम्बी की जो एक मेन कला होती है, जग जाहिर है, वो कला का हम नाम नहीं लेंगे, अमन जी समझ रहे हैं, भीतर घात करना यहाँ पे बड़ी बात है। देखिए, भीतर घात नहीं, यहाँ का इतिहास रहा राजा जयचंद्र का किला है, और यहाँ पर ये माना जाता है कि इतिहास ही आप देख लीजिए, यहाँ पर इतिहास ही ऐसा है कि कोई बहुत दिन तक राज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की उस तरह नहीं चला है, समय समय पर यहाँ पर जवाब पब्लिक ने दिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार वास्तव में कुछ बदल सकता है। आखिरी सवाल अमन जी यही होगा कि अगर समाजवादी और जनसत्ता दल का गठबंधन होता है और शैलेंद्र सरोज जी यहाँ से प्रत्याशी होते हैं, तो कैसी डगर रहेगी विनोद सोनकर जी की? काफ़ी इनके लिए कठिनाई हो जाएगी, चूँकि शैलेंद्र जी का मैंने देखा कि जब ट्रिपल मर्डर हुआ था तो वहाँ पर हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो सभी आ रहे थे, बस देख सुन के आंसू पोंछ के चले जा रहे थे।
लेकिन शैलेंद्र कुमार को मैंने देखा था कि वो सर्वप्रथम पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, एक लिफाफे में डाला और उन्होंने ट्रिपल मर्डर के जो पीड़ित लोग थे, उनके परिजन थे, उनको उन्होंने हाथों में थमाया। उसके बाद से फिर ये एक मुहिम शुरू हो गई। फिर तो बहुत लोगों ने मदद की, लेकिन वो मुझे वाक़या याद है, मेरी आँख के सामने हुआ था। बहुत से नेता आए थे, चले गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह की छवि है, चुनाव हारे हों जीते हों, लेकिन अगर एक निमंत्रण आपने भेजा, कार्ड दिया है, तो वो आपके यहाँ आए होंगे। तो इस तरीके के थे वो, और उन पर कभी इस तरह के आरोप भी नहीं लगे कि छोटे छोटे मामले में फ़ोन आ गया हो। नाली खड़िंजा में सांसद हैं आप, और सांसद होते हुए इस तरह की आपकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों पे। तो व्यक्तिगत तौर पे किसी को बढ़ावा देना, किसी को घटाना, इस तरीके काम ग्राम प्रधान करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी उन पे नहीं हैं, और लोगों से लगातार मिलते रहे, काफ़ी शांत स्वभाव के, काफ़ी सीधे सज्जन माने जाते हैं। तो उनकी इस छवि का फ़ायदा उन्हें इस चुनाव में अगर वो लड़ते हैं तो ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अमन जी, एक बात और याद कर लीजिए कि 2022 के चुनाव पे और 2023 के चुनाव पे, मैं दोनों चुनाव की बात कर रहा हूँ कि आप ग्राउंड जीरो की पल पल पे थे आप जी। 2024 चुनाव आ गया है आज, लेकिन हम बात करेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ने की। 2022 के चुनाव में हार का मुख्य कारण क्या था? तीन की तीनों विधानसभाएं कौशाम्बी जनपद। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर जिस तरीके से हार मिली थी, उससे कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि यहाँ पर पब्लिक विकास हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, उनके परिवार के लोग जैसे आरोप लग रहे थे कि तानाशाह रवैया था, तो इस तरीके के जो रवैये थे उससे कहीं ना कहीं पब्लिक आहत थी। और वही नतीजा था कि एक बाहर की रहने वाली पल्लवी पटेल जो यहाँ नहीं रहती थी, उनको कोई नहीं जानता था, वो आई और महज 10-15-20 दिनों में आके धुआंधार उन्होंने बैटिंग की और चुनाव जीत के चली गई। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही फैक्टर रहा होगा कुछ, तभी। चलिए, बिगुल बच चुका है 2024 का, आप लोग देख ही रहे हैं, दोनों भाई मैदान पे उतरे ही हैं कि न घोड़ा दूर न मैदान दूर। चंद दिनों में सब 4 जून को सब बाहर हो जाएगा। लेकिन कौशाम्बी लाइव और बेबाक न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप लोगों को एक से एक वीडियो देखने को मिलेगी। आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे छोटे भाई। गर्व होता है हमको, बिल्कुल होना भी चाहिए, हर सभी लोगों को होना चाहिए इनकी पत्रकारिता पे, और ये डंके की चोट पे मैं कहता हूँ छोटा भाई है। अब जिसने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स के माध्यम से। एंड करने के लिए आज हम नहीं कहेंगे, एंड करेगा छोटा भाई। मैं आप सभी दर्शकों को, जो मुस्लिम भाई हैं, उनको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव है ये आम जनता का होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आप लोग हैं, वोटर हैं। तो मैं सभी दर्शकों से अपनी तरफ से और बेबाक न्यूज़ की तरफ से भी अपील करूंगा कि आप लोगों के पास जब भी हम जैसे कोई भी पत्रकार साथी इस तरह के माइक लेके पहुँचें, तो कृपया खुलकर ईमानदारी से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जो आपके मन में हो वो ज़रूर कहिएगा, क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक कोई उसे सुनेगा नहीं, और तब तक आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अपनी तकलीफ़ ज़रूर साझा करिएगा। इसमें न डरने की ज़रूरत है, न संकोच करने की ज़रूरत है, और निडर निर्भीक होकर आप मतदान करिएगा। और उसी तरह निडर निर्भीक होकर आप अपनी राय प्रतिक्रिया कैमरा और माइक के सामने भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इससे हम एक अच्छा देश बना सकते हैं, क्योंकि इससे एक अच्छा नेता चुना जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हम लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर वो अपना मूड बदलती हैं और वोट करते हैं। ऐसे लोग आपकी बात ज़रूर सुनकर कन्वर्ट होंगे। हाँ, लेकिन तथ्यात्मक बातें करिएगा, और हम लोग पहुँचें तो ज़रूर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिएगा। तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।